कैपिटल गेन में एक 7E सेक्शन है, उसको जरा पढ़ लें, उसको बस समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। वो कहता है कि आप 7E कहता है कि यूजुअली क्या होता है, नाम से जहर इनकम टैक्स, ठीक है, लेकिन ये जो है ये एसेट पे लग रहा है, ये वाला टैक्स किस पे लग रहा है, एसेट पे, और वो कह रहा है डीम्ड इनकम, कि मैं इसको समझूंगा कि ये जैसे ये इनकम है, हालांकि है नहीं। अब इनकम किसको समझेगा, आपके एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेगा। फेयर मार्केट वैल्यू या तो डीसी रेट वाली होती है या फिर एफबीआर वाली। क्लियर हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू या एफबीआर की वैल्यू, और जहां पे एफबीआर नहीं करता वो आप चैप्टर जो है वो 4A में बेसिक्स में पढ़ा है। मैं उनकी लूंगा फेयर मार्केट वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू आ गई 100 मिलियन। ओके, फिर मैं कहूंगा कि कितने परसेंट इसकी इनकम है, 5%। 5% इसका मतलब है डीम्ड इनकम, इनकम है नहीं, एसेट पड़े हुए। तो 5% कितना हो गया बेटा, 5 मिलियन इनकम है। क्या इनकम जो होती है सारे की सारी टैक्स दे देती, नहीं। अब इस पे टैक्स होगा इसका 20%। अच्छा, इनकम है नहीं तो इसको क्या कह रहे हैं, डीम्ड इनकम, ठीक है। अब जो टैक्स है वो रेट कितना है, 20%, किसका, डीम्ड इनकम का। ठीक, कितना बन गया, 1 मिलियन। तो वैसे देखें तो जो एसेट था उसका 1% बनता है, क्यों, हम इसका लेते हैं 5%, फिर 5 का 20% यानी उसका 1%, यानी पांचवा हिस्सा, पांच जो है 5% का भी पांचवा हिस्सा यानी 1%। तो कहना क्या है भाई, जो आपका एसेट होगा, अब वो तो उसने बेचारे ने बेचा ही नहीं, तो उसकी क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू लेने के बाद हम कहेंगे भाई इसका 5% तुम्हारी डीम्ड इनकम हो गई। हमने कहा ठीक है, उसका फिर कितने रेट लेना है, 20%। 20% हमने उसका क्या ले लिया, जो है ये अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन आया था 7E, ठीक है। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए, डिफरेंट जगहों पे गए, हाई कोर्ट लाहौर में जो केस चल रहा है वो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो इसके खिलाफ हमने किया किया था, ये आया था जो है टैक्स ईयर 2023 में, और इसने कहा था 22 भी शामिल है इसमें। हमें इस पे इतराज है कि ये प्रोस्पेक्टिव की बजाय कौन से वाला इंपैक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव, पीछे जाके, क्योंकि लोगों को कम से कम पता तो हो, जिसने इससे बचना है, टैक्स अवॉइड करना है तो वो कर ले। तो जनाब ये इसका कुछ केस है। अब वो कहते हैं अच्छा कुछ लोगों को इससे एग्जम्पशन है, वो इसमें नहीं, जी जी जी, उन्हें नहीं, मेरे गरीब कितने एसेट ही नहीं है, छोड़ दे, ले जी। वो कहता है नंबर 1, 25 मिलियन से, 25 मिलियन से, देखिए एक होती है टैक्स एवेजन, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस हम करते हैं, तो फिर भी अच्छे खासे पैसे एफबीआर वाले ले जाते। नहीं मतलब पर्सनल हो जाता है, लेकिन तकरीबन 20 लाख से ज्यादा, तकरीबन 25 लाख इस दफा टैक्स शायद देना पड़े। चले, अब कैलकुलेट करना हो जाएगा, स्लैब रेट लगा लाना था यार, इधर देखो इनकम कितनी होगी, नहीं नहीं यार इनका, अच्छा चल ठीक है, मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं उसके बावजूद भी अवॉइड नहीं कर। 25 मिलियन से कम है अगर आपके एसेट्स, ठीक, बकवास ना कर, इधर दे। अच्छा, इसमें कैपिटल एसेट यूजुअली क्या होते हैं, कैपिटल एसेट जल्दी से बताएं, शेयर्स, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी के भी।
पब्लिक कंपनी के साथ और सिक्योरिटीज हो जाती है। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, फिर कौन से वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर कौन से वाला, और कौन से वाली, वो लिस्ट, जो लिस्ट थी कौन से वाली, मूवेबल। उसने शेयर सारे निकाल दिए, 1 भी निकाल दिया, 4 भी निकाल दिया कल के कैपिटल एसेट में से, और उसने मूवेबल एसेट सारे निकाल दिए, मतलब ज्वेलरी वगैरह। तो इस सेक्शन के लिए एसेट से क्या मुराद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें खतरा है कि वो पूछ सकता है ये डेफिनेशन। तो इस सेक्शन के लिए एसेट या कैपिटल एसेट जिस पे हमने, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेके ये सारा काम करना है, उससे क्या मुराद है, वो कहता है शेयर। अच्छा, अब कैपिटल एसेट वाली जो डेफिनेशन थी उसी में से ये निकालते हैं। उसमें था एक्सक्लूडिंग रॉ मटेरियल, जो है कंज्यूम, यहां भी एक्सक्लूड है। वहां पे था एसेट्स कौन से वाले, जो डेप्रिशिएबल हूं या अमॉर्टाइजेबल एसेट, उसने, इसने भी निकाल दिया, उसने भी निकाल दिया। उसने मूवेबल एसेट को एक्सक्लूड किया था, लेकिन इंक्लूड कर दिया था किसको, वो जो एक लिस्ट है। इसने कहा मूवेबल एसेट नहीं होंगे, इसका मतलब है सारे के सारे वो लिस्ट वाले भी चले गए। फिर इसने कहा शेयर ऑफ एनी कंपनी, तो इसका मतलब है पब्लिक कंपनी के शेयर भी चले गए, प्राइवेट, तो फिर पीछे क्या बच गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे तो वो होगा फ्लैट, ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। बस ये इनकी क्या लेनी है, फेयर मार्केट। फेयर मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है वो हम पढ़ चुके हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसका आपस में बातें नहीं, उसका 5% और इनकम और 20% टैक्स, ये देना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं एक्सक्लूजन की तरफ। एक्सक्लूजन मिलेगी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपस में बात, इधर आवाज आ रही है, अगर सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करो और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो इससे एग्जेम्पशन है। अगर ज्यादा है तो वो क्या, वो टैक्स है, उस पे ये रेट लगेगा। अगर 26 मिलियन है, 1 मिलियन पे लगेगा या 26 के 26 पे लगेगा, ये ख्याल रखना। 25 मिलियन से कम है फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू खुद डिटरमिन नहीं कर सकते, या एफबीआर की वैल्यू होगी या, क्लियर हो गया। इससे आगे चलते हैं, लें जी 25 मिलियन। फिर कौन से वाला, दूसरा वो कहता है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, उधर बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एक्सक्लूड है। तीसरा वो कहता है अगर उस पे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला रेंट पे टैक्स, यानी एक प्रॉपर एक, क्लियर हो गया। चौथा वो कहता है कोई एक कैपिटल एसेट आपको माफ है। कैपिटल एसेट से मुराद है ये प्रॉपर्टी। अगर आपका एक ही घर है और वो 40 मिलियन का है, 40 मिलियन का है, 40 मिलियन कोई मसला नहीं है, आपको वो माफ है। आपका एक घर है, साथ एक और घर है, ये काउंट होगा, लेकिन उस घर में अगर बिजनेस कर रहे हैं दोनों काउंट नहीं होंगे। आपका एक घर है, साथ में घर है, वो रेंट पे दिया हुआ है और उसका रेंट पे आप टैक्स दे रहे हैं, ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है। आपका कोई, आवाजें आ रही है, ये क्यों आ रही है, चुप कर दे, चुप कर दे। आपका कोई एसेट है और वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए यूज हो, एग्रीकल्चर इनकम के लिए यूज हो रहा है, वो भी एक्सक्लूड है। आपकी जमीन है 500 मिलियन की है, कोई मसला नहीं, उस पर अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये भी। लेकिन फार्म हाउस, चाहे उस पे ये, इस पे टैक्स लगेगा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू यहां पे ऐड करनी है। फिर इसी तरह से वो कहते हैं शोहदा, ठीक है, एक्स सर्विस मैन, ठीक है, इसी तरह से वार वुंडेड, ये वो जितने भी थे वो जो पढ़ रहे थे ऑलमोस्ट वही वाले, वो भी इससे क्या होंगे, एग्जाम। फिर वो कहता है इस साल आपने एसेट लिया तो एक सेक्शन होता है 236 के, ठीक है, ये होता है परचेज करना और उस पर टैक्स देना, वो अच्छा खासा टैक्स होता है। तो जिस साल परचेज करेंगे और ये वाला टैक्स देंगे उस साल में आपको अगले साल फिर वो इसमें ऐड होगा, अगले साल उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऐड होगी। पर जिस साल परचेज करें और 236 के का टैक्स उस साल में वो प्रॉपर्टी, ये सिर्फ उस साल की बात है। क्लियर हो गया। और अगली बात, ये सारी एग्जम्पशन, एक आधा और होंगी, ये सारी एग्जम्पशन उस टाइम पे मिलेंगी जब आप एटीएल में होंगे।
अगर आप एटीएल में नहीं होंगे ये एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी। अगली बात, आप एटीएल में कब होते हैं? जब आपकी रिटर्न फाइल करना बनती है। वो कैसे? 114 सेक्शन कहता है किस किस ने रिटर्न फाइल करनी। अगर आप का रिटर्न फाइल करना बनता ही नहीं, जैसे विडो है, ऑर्फन है, तो वो ये जमीन वगैरह की वजह से उनका रिटर्न फाइल करना नहीं बन, तो वो जाए कमिश्नर के पास, उससे सर्टिफिकेट लें, भाईजान मैं तो एटीएल में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, मुझे तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगी। रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे? सर मेरा बनता ही नहीं है रिटर्न फाइल करना, मेरी जमीनें तो हैं लेकिन मैं तो ऑर्फन हूँ, 25 साल से कम की एज है मेरी। तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हें से सर्टिफिकेट दे देता हूँ। तो चाहे वो एटीएल में ना भी हो ऐसा बंदा, उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि उसने एटीएल वाला क्या ले लिया? सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया? तो इसको पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे, हम नेक्स्ट अपने चैप्टर पे चलते हैं और वो है चैप्टर 11। ये तो चले जी बेटा, बोले बोले। 4A शामिल होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, चले हम चलते हैं। इस चैप्टर में 3-4 चैप्टर को इकट्ठा कर दिया। एक है लॉसेस, यानी जो मुझसे पहले नहीं पढ़ रहे उनके लिए बात बता रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है। लॉसेस एक चैप्टर, टैक्स क्रेडिट्स और चैप्टर, और तीसरा, इन सबको एक ही चैप्टर में उसको 11 का नाम दे दिया। 11A जो है थ्योरी है, और 11B में इसके सारे न्यूमेरिकल वो आपको दे दिए जाएंगे, वो प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली एक ही चैप्टर है 11A थ्योरी, और इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, एग्जाम्पशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, लॉसेस में अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, टैक्स क्रेडिट आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, तो इस वजह से उसकी अलग से प्रैक्टिस के लिए मैंने एक पूरा चैप्टर डिजाइन कर लिया। लेकिन जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉसेस को। लॉसेस हम वहां नहीं पढ़ेंगे, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, टेक्निकल है। चले जरा मुझे हेड्स बताएं सारे। दो तरह के, एक पाकिस्तान सोर्स, एक फॉरेन सोर्स। ठीक है, अब एक पाक सोर्स है, एक सोर्स है। ठीक है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है इधर की, ठीक है, चलिए अलग अलग दोनों को लिख लें। यहाँ भी इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ भी इनकम फ्रॉम सैलरी, नो लॉस। सैलरी पे कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि सैलरी हमेशा ग्रॉस की होती है, ये तो बात तय होगी। अगला चलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इधर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करते हैं, एक आता है नॉन स्पेकुलेशन, एक आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। इधर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, दोनों हो गए। फॉरेन सोर्स भी हो गया, पाकिस्तान सोर्स भी हो गया। ठीक है, इससे आगे जब हम चलते हैं तो वो कहता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक फॉरेन सोर्स होगा, एक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पाकिस्तान सोर्स होगा। क्लियर हो गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो यहां भी होगा, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है मेरी फॉरेन सोर्स इनकम भी। इसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो गया? कुछ और भी होती है, जैसे एग्जेम्प्ट, उसका तो कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। इसी तरह से फाइनल, उसको उसके लिए ना उसका डिडक्शन, ना डिडक्टेबल अलाउंस, तो लॉस कहां से आएगा? इसकी भी ग्रास अमाउंट पे करते। ये तो क्लियर हो गया। तो सैलरी इररेलीवेंट, एग्जेम्प्ट इनकम इररेलीवेंट, और फाइनल इनकम भी इररेलीवेंट। यहां तक क्लियर हो? ठीक है, तो इनकी हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, बात खत्म। तो सैलरी में से किसी और का लॉस एडजस्ट नहीं हो। पहले हम एडजस्टेबल की बात कर रहे हैं, और पहले हम पाकिस्तान सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर पाकिस्तान सोर्स में सैलरी को डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम्पशन को डिस्कस नहीं करेंगे, और फाइनल को नहीं। क्लियर हो गया? ये क्यों नहीं करेंगे मैंने आपको अलग से बता दिया। अब आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर्स। ये हम इनके बारे में बात करने लगे हैं। इनमें से
जो इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल, ये अपना लॉस किसी को नहीं देते। पहली बात, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल, ये अपना लॉस किसी को नहीं देते, कंजूस है, ये अपना लॉस किसी को ऑफर नहीं करते। इसका मतलब है अगर मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पॉजिटिव फिगर इनकम है मेरी और कैपिटल गेन में लॉस है, तो कैपिटल गेन कहेगा भाईजान मेरा लॉस आपके लिए नहीं। लेकिन अगर मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस है और कैपिटल गेन में प्रॉफिट है, यानी गेन है, यानी इनकम है, तो ये वाला इसको अपना लॉस ऑफर कर सकता। ये वाली बात समझ आए? ये वाली बात जब समझ आ गई तो इसका मतलब है सखी फिर कौन से वाले हैं? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर्स। इनका लॉस, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन के साथ भी कर सकते हैं और नॉन स्पेकुलेशन किसी के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरी, पहली बात, ये दोनों अपना लॉस, अगर एक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में गेन है और दूसरे में लॉस है, ये एडजस्ट हो सकता है। लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉस है और किसी और में प्रॉफिट है, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। ये ब्लैक वाले दो जो है ये कंजूस है और बाकी अपना लॉस दूसरों को दे देते हैं। दो बातें, इसका मतलब है कैपिटल गेन में लॉस आया वो किसी को नहीं देगा, लेकिन अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है तो बाकी सबको वो ऑफर कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब ये तो हो गई जो है एडजस्टमेंट की बात कि लॉस की एडजस्ट कैसे करना है। तो यस, इनका लॉस सिर्फ अपने लिए और बाकी तीनों का सबके। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड की तरफ। अब जिसको मैं ग्रीन करने लगा हूं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और साथ में इनके ब्लैक लगाने लगा हूं, कैरी फॉरवर्ड होके ये सारे कंजूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कौन से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते? अब जरा सोचिएगा, यहां तक क्लियर है? तीसरी, पहली बात, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंजूस हैं, अपना लॉस दूसरों को नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, ये अपना लॉस किसी को भी दे सकते हैं, अपने साथ भी, एक बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है एक बिजनेस में, तो आपस में हो सकता है। बिजनेस में लॉस है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है तो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं हो सकते। कौन सा होगा? कैपिटल गेन, सॉरी, नॉन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, ये कैरी फॉरवर्ड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होकर ये तीनों कंजूस हो जाएंगे। इसका मतलब है 2020 में इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कोई लॉस होगा तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। लेकिन 2023 में अगर लॉस आएगा कैरी फॉरवर्ड होके तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर? चार बातें होंगी। पांचवी बात, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये तीनों सखी है, इसमें भी लॉस है 1000 का, इसमें भी लॉस है 1000 का। करंट ईयर में 2022 में इसमें भी लॉस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम किसको पहले एडजस्ट करें? प्रॉपर्टी को। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, ये पहले खत्म हो जाना। इफ देयर इज ए लॉस इन बिजनेस एंड अदर हेड शुड बी गिवन प्रायोरिटी। क्लियर है? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और बाकी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? ले जी, अब यहां तक बात आ गई। अभी हम फॉरेन सोर्स को नहीं पढ़ते, इसी बात को आगे कंटिन्यू रखें। अब आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस और ये पाक सोर्स है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं।
क्लियर हो गया? ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कितने तक? 6 साल। कितने तक? ये 7वीं बात आ गई। ये कितने तक होंगे? 6 साल तक। ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एक है सिक्योरिटी का लॉस, कल पढ़ा था, शाबाश, वो 3 साल तक होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एक लॉस है ज्वेलरी का, वो कितने साल तक? लॉस अलाउड, ये अलग याद रखें, वो लॉस अलाउड है, जिस पे अलाउड है वो 6 साल तक, सिक्योरिटी का 3 साल तक, और जिस पे अलाउड नहीं है वहां पे हम रुक जाएं। इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना, ये वाली बात क्लियर होगी। अब जो स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन भी 6 साल तक और कैपिटल गेन भी 6 साल तक, कुछ का लॉस अलाउड नहीं है, कुछ का 3 साल तक होगा, वो हम नहीं भूलेंगे, वो पिछले चैप्टर से हमें पता है। अब आगे चलते हैं। अब जब इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 तरह के लॉस होते हैं। यूजुअली हम क्या बनाते हैं? हम कहते हैं सेल्स 100 रुपए की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये 110 की, और किधर आ गया? ग्रॉस लॉस आ गया, ठीक है, और उसमें से एडमिन, सेलिंग और जनरल एक्सपेंसेस कितने के? 20 के, ठीक है, तो 10 का लॉस था, 20 का और, तो टोटल कितना हो? ये हम इस तरह से करते हैं, टैक्स में इस तरह से नहीं करते। ये बात समझ आ गई? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो मतलब लॉस, उसमें से एडमिन, सेलिंग, जनरल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो लेस करते हैं, ठीक है, तो मजीद लॉस और बढ़ जाता है। ये हम नॉर्मल करते हैं, किसमें? अकाउंटिंग में। टैक्स में नहीं करते। टैक्स में क्या करना है? आइए जरा, टैक्स में हम इस तरह से करेंगे। अब देखिएगा टैक्स का, अब ये सारे बाकी डिस्कस हो गए, कैरी फॉरवर्ड, ये वो सारा कुछ डिस्कस हो गया, क्लियर हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन, जब भी हम इसकी वर्किंग करेंगे हम इस तरह से करेंगे, सेल 100 रुपए की, ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, शाबाश, इस तरह से लिखे। जब कैरी फॉरवर्ड वगैरह में वैसे नॉर्मल बनाएंगे जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर उसमें लॉस आ गया, कौन से वाला? डेप्रिसिएशन, नॉन डेप्रिसिएशन, तब की बात कर, तो हम सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सेप्ट कौन से वाला? डेप्रिसिएशन, 120, तो कितने का लॉस आ गया? 20 का। ये होगा नॉर्मल बिजनेस लॉस, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल बिजनेस लॉस। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, और ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी? वो समझ ले 30 की है, तो हमारा लॉस कितने का? 50 का। हमने ऐसे लिखना। अब हमारे 2 लॉसेस होंगे, एक नॉर्मल बिजनेस लॉस कितने का, और एक डेप्रिसिएशन। ये जो 6 साल वाली बात है वो इस 20 के लिए, और ये वाली अनलिमिटेड टाइम। ये वाली बात समझ आ गई? डेप्रिसिएशन लॉस अनलिमिटेड टाइम, और ये वाला लॉस 6 साल। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये यूं भी हो सकता है, थोड़ा सा आप देखिएगा, 100 सेल है, 100 एक्सपेंस है, तो नॉर्मल लॉस कोई नहीं होगा, डेप्रिसिएशन 30 का। क्लियर हो गया? ये हो सकता है, इसको मैं डिफरेंट ऑफ सिनेरियो, पहले मुझे बताएं कि नॉर्मल बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन लॉस, इसका फर्क पता चला। डेप्रिसिएशन के अलावा अगर लॉस आ जाए, अभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस नहीं किया, फिर भी कोई लॉस आ गया, तो वो नॉर्मल बिजनेस लॉस। और डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद, सॉरी, डेप्रिसिएशन वाले अगर जो फिगर है वो भी अगर एब्जॉर्ब ना हो, तो फिर वो कौन से वाला लॉस है? अब मैं इसकी डिफरेंट वो बताने लगा हूं। सी फैप पे टेस्ट करता है, अभी तक उसने कैफ पे नहीं किया, बट अगली मंजिल कैफ ही है ना, इसी नहीं नहीं नहीं, सी फैप पे टेस्ट कर रहा है, तो अगली मंजिल कैफ की तरफ आना है भाईजान, आपकी मंजिल नहीं देखनी, उनकी मंजिल देखनी है। तो जो मुश्किल टॉपिक सी फैब में आता है मैं वो यहाँ पे करवाने की कोशिश करता हूँ, 100% नहीं, बट अगर आ जाए, हो सकता है ना आए, फिर इतना मुश्किल कंसेप्ट बता दिया, आया तो है नहीं। ठीक है, चले, लें जी वापस आते हैं। लें जी, 100 की सेल है, अब नेक्स्ट 100 की ही अदर एक्सपेंस है, तो जीपी 0, डेप्रिसिएशन लॉस बताएं 30,
क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और अदर बिजनेस लॉस वो 0। अब जरा देखिए, इसी को चेंज करते, ये है 90, अब बताएं ये प्रॉफिट, उसमें से लेस करें 10 की डेप्रिसिएशन तो एब्जॉर्ब हो गई, कितनी नहीं हुई, 20 डेप्रिसिएशन लॉस। क्लियर हो गया? जितनी डेप्रिसिएशन इनकम के अगेंस्ट एब्जॉर्ब हो जाए वो तो चली गई, और 20 क्या है, दोबारा से मैं दोबारा बताता हूं, इसी को कैटेगराइज कर लेते हैं। आ जाए, टेक्निकल है, मैं पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा, आ जाए। सो ये वाला नहीं नहीं, ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, नहीं मुझे फिंगर टिप्स पे याद है यार, ये कोई बात है, मुंह उठा के पढ़ाने आ जाते। ये बताया है, ये वाली बात नहीं बताई, ये वाली नहीं बताई। आ जाए, आ जाए। 100 बकवास ना कर, इधर ले जी। 90 नहीं बेटा, मुंह उठा के नहीं पढ़ाने आ जाते, हर चीज प्लानिंग के साथ होती है। अब चूंकि उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, उससे अगला लेवल आप लोगों को बता। आज 90 तो कितना बचा, डेप्रिसिएशन कितने की रह गई, ये जो 20 का लॉस है इसमें नॉर्मल लॉस शामिल है नहीं, किसका लॉस है, तो ये 20 डेप्रिसिएशन लॉस है। कितनी डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, 20 की। क्लियर हो गया? इस 50 में 20 नॉर्मल शामिल है और 30 की, इस 20 में सारी की सारी डेप्रिसिएशन, इसलिए ये 20 का डेप्रिसिएशन लॉस। अब बताएं ये 20 कितने तक, ये वाला 20 कितने तक जाए, ये वाला 30, ये वाला 20, अनलिमिटेड। अब अगला क्वेश्चन, 10वीं बात इसमें, कि अगर डेप्रिसिएशन लॉस भी मौजूद है, नॉर्मल लॉस भी मौजूद है, पहले किसको, नॉर्मल लॉस, क्योंकि उसने तो 6 साल में खत्म हो जाए, ये क्लियर हो ये वाली बात। बिजनेस लॉस है ना, बिजनेस लॉस है, प्योरली बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, डेप्रिसिएशन लॉस तो नहीं होगा, लेकिन उसी साल का है तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों बात, नॉर्मल वाला भी दूसरा, तो आप इतने तक कंसेप्ट रखें, इसमें दोनों प्रेसिडेंट मौजूद है, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। करंट ईयर जो लॉस होता है बिजनेस का, चाहे डेप्रिसिएशन है चाहे, वो दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाता है और कैरी फॉरवर्ड होके बस इसी तरह के। अब हमने फर्दर जाके उसके आगे कितने हिस्से कर लिए, 2 हिस्से, एक डेप्रिसिएशन और एक कौन से वाला, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसमें दोनों प्रेसिडेंट मौजूद है, एक हाई कोर्ट का फैसला नहीं चलते, वापस आ जाए। तो हम क्या रखेंगे, करंट ईयर में जो भी हमारे पास लॉस होगा उसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लेंगे बाकियों के साथ, और कैरी फॉरवर्ड होके दोनों को एडजस्ट नहीं करेंगे किसी और के साथ, सिर्फ किसके साथ होगा, बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस लॉस कितना चलेगा, 6 साल, और डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम, बस इतना इतना काफी। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। अगली बात जो है वो ये कि अगर हमें वो क्वेश्चन दे कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी हो, कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस भी हो, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी हो, 3 बातें आ गई, उनको किस तरह से करना ये आपको पढ़ाया हुआ है, अब दोबारा रिवीजन करवाने लगे तो उधर ही पढ़े। चले, 2 बातें ये बताएं नॉर्मल लॉस कितने तक कैरी फॉरवर्ड हो, 6 साल, डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड, करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी करनी हो, तो इनको किस तरह से करें, यानी हम यहां तक पहुंच गए, या यूं समझ ले यहां तक पहुंच गए। अब हमारे पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन है कितनी, 30 की, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होके भी आ रहा है लॉस डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ना करें, और हमारे पास एक नॉर्मल लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होके, मैक्सिमम इतना क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकता। हम वो वाला सिनेरियो करने लगे हैं कि दोबारा से हमारे पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी मौजूद है जो भी हमने लेस करनी है, कैरी फॉरवर्ड होके भी डेप्रिसिएशन लॉस आ रहा है, और कैरी फॉरवर्ड होके नॉर्मल बिजनेस लॉस भी आ रहा है। उस सूरत में क्या करना है, तो हम उसको पढ़ने लगे हैं, इसमें फिर एक और क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे, फिर फॉरन वाला शुरू हो जाए। ले जी, 100 रुपए, 100 मिलियन कह लें, कॉस्ट ऑफ सेल 60,
जीपी 40 का। हम कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय कहते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे, मैंने कहा इस तरह से बता, ये क्लियर होगी। 40 अब हमारा मौजूद है, ये प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, यूं कह लें, अब इसको जीपी ना कहें, ये है प्रॉफिट बिफोर ऑफ डेप्रिसिएशन, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां तक। अब एक हमारा कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस आ रहा है 10 का, हमारी कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लॉस आ रहा है, ठीक है, 30 का क्यों मानो, ले जी। अच्छा, हमारा करंट डेप्रिसिएशन जो है वो है 40, क्लियर हो गया, यहां तक ओके है। ये हमारे पास फिगर मौजूद है, तो इसको 25 कर ठीक ले जी। अच्छा ना, मेरे 25 ना 22, अच्छा चल ले जी ना, चले 40, ये आ गया हमारा कौन से वाला, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो कहते हैं सबसे पहले जो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड है, करंट या डेप्रिसिएशन को हाथ भी नहीं लगाना, जो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड आ रहे हैं पहले उनको एडजस्ट करें, पहला क्लियर हो गया, क्योंकि वो 6 साल में करंट ईयर वाली ना एडजस्ट हो सकी तो आगे चली जाएगी, ये इसने भी आगे चलते रहना, तो किसने खत्म हो जाना, नॉर्मल जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे, पता नहीं 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, 4 साल से, तो सबसे पहले तो इनको देख, हम कैरी फॉरवर्ड जिसको अब क्या कहेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे सबसे पहले, कितना हो गया, 30 आ गया, ठीक है। अब वो कहते हैं आप डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड है उसको एडजस्ट करें, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा है, ये अगली टेक्निकलिटी, पहले नंबर पे किसको डिस्कस करना है, दूसरे नंबर पे, फिर भी कोई प्रॉफिट बच गया तो, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ब्रॉड फॉरवर्ड उसको एडजस्ट करने लगे हैं, से मैं इसको कह रहा हूं ये मिलियन में है, और आपका ये वाला प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आपकी डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड जो एडजस्ट हो सकती है वो इसके 50% तक होगी, ये दोबारा बता दें, यही टेक्निकल पॉइंट है, मोस्ट टेक्निकल। आपने पहले किसको एडजस्ट करना, फिर ये 3 आपके स्टेप्स हैं, ये समझ आ गए। मैंने नॉर्मल लॉस बिजनेस किया 10 मिलियन, 40 मिलियन मेरा प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एनी डेप्रिसिएशन और एनी लॉस, ठीक है, कोई भी डेप्रिसिएशन एंड लॉस, ये एडजस्ट होने से पहले मेरा 40 था, सबसे पहले किसको करें, दूसरे नंबर पे, फिर भी बच जाए तो क्लियर हो गया, क्यों इसको कर रहे हैं, हमारे पास लॉजिक मौजूद है, ठीक है। ये पहले साल का है, पहले साल का लॉस है तो इसको पहले करेंगे, और ये इस वजह से, बाकी कोई, इसको मैंने किया, जो मेरा प्रॉफिट बचा अगर वो 10 मिलियन से ज्यादा है तो अब जो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन में एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम ये जब 10 मिलियन से ज्यादा हो तो इसके 50% तक मैं एडजस्टमेंट, अब मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है 22, इसका 50%, मैं मैक्सिमम 15 तक, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा था, मैंने कहा जी, तो मैं मैक्सिमम कितने तक जा सकता हूं 15 तक, ये 15 क्या है, इसका 50%, क्यों, क्योंकि ये 10 मिलियन से ज्यादा है, ये 10 मिलियन से ज्यादा, क्लियर हो गया, ये मैंने 15 इसमें एडजस्ट कर लिए तो कितनी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, एक तो 7 हो जाएगी, प्लस देखेंगे इसमें से भी कुछ बचता है, अब कितना बच गया बेटा 15, मेरी करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी 40, कितनी एडजस्ट हो गई और कितनी 25, ये मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, पहले इसमें से कितने बचे 7, इसमें से कितने, तो मेरी डेप्रिसिएशन जो कैरी
32। क्लियर हो गया? ये इस तरह से करना है, ये मैक्सिमम टेक्निकल पॉइंट है। फिर इसके में कुछ और पॉइंट है, कौन से वाले? ये वाली बात समझ आ गई? ये इंतहाई टेक्निकल पॉइंट है ये वाला, और ये पहले हम उस तरह से नहीं पढ़ाते थे, सीफैप में होता है, लेकिन हमें लगता है कि अब वो इस साइड पे आएगा, तो आ सकता है। ये वाला मोस्ट टेक्निकल है, ये निस्बतन कम है, इस वजह से सारा टाइम आज इसी पे लगा दिया। आगे चलते हैं। ये वाली बात समझ आ गई? अब ये कितने तक, अब ये 32 कितने तक जाएगा? अनलिमिटेड टाइम। लेकिन अगर आगे प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा हुआ तो उसके जितना भी हुआ उसके 50% तक एडजस्टमेंट होगी, बाकी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ये टेक्निकल पॉइंट था। अब आते हैं जनाब इसी में, वो कहता है जी, दोबारा से कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन बता लेते हैं। आपका नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस है, यानी आपका ये प्रॉफिट यहाँ पे आया 40, आपका नॉर्मल लॉस है 50, ऐसे ही कह रहे हैं ना 50, तो इस 40 में से बाकी नॉर्मल लॉस कितना बच गया? अगर उसके 6 साल पूरे नहीं हुए तो ये भी, ये भी सिंपल, वो तो सिंपल केस बन जाए, वो तो बात ही खत्म। नहीं जी, चले अब आगे चलते हैं, कोई और सोच सकते हैं जी बेटा? नहीं नहीं, आप बारिश में आए हैं तो बता रही। चले जी जी, कोई लॉस ना हो तो टैक्स दे। खैर आगे चलते हैं, इसकी बात पे ज्यादा गौर नहीं करें, बकवास करते हैं। अच्छा ले जी, आगे चलते हैं। अब हमारे आ गए, वो कहता है जो होटल वाले हैं वो 6 साल तक नहीं, होटल वाली कंपनी वो 8 साल तक, पीआईए 2017 के बाद के लॉस 10 साल तक करेंगे, ये सिंपल बात है। चले आगे चलते हैं। अब है कौन से वाला? फॉरेन लॉस। पहले दिन से सारे कंजूस, सैलरी का होगा ही नहीं, बिजनेस कंजूस है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले साल से अपना लॉस किसी को नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो के भी कंजूस। तो इसका मतलब है ये सारे ब्लैक पहले साल ही, और कैरी फॉरवर्ड हो के भी ब्लैक 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। ये वाली बात, यहां का कोई लॉस यहां नहीं आ सकता, यहां का कोई लॉस जो एडजस्ट हो सकता है कौन से वाले? करंट ईयर में नॉर्मल नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, और कौन सा? वो फॉरेन इनकम के साथ भी हो सकता है। ये बस ये टेक्निकल पॉइंट था, कैरी फॉरवर्ड, और हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं जी, टैक्स क्रेडिट्स आराम से हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट मेन तो हो जाए, ये क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो कर ले, कोई मसला नहीं। चल लास्ट पॉइंट ये है, फॉरेन लॉस पहले दिन से ही कंजूस, हर हेड किसी दूसरे को ऑफर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन लॉस में फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो के भी सारे कंजूस, और कैरी फॉरवर्ड कौन से हो सकते हैं? ऑलमोस्ट वही कानून, ऑलमोस्ट वही कानून, ठीक है, कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ कहते हैं इसका मतलब ये है, और कुछ कहते हैं इसका मतलब है ये सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। दोनों बातें ठीक है कि सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड, उसने रोका नहीं, लेकिन हम प्रेसिडेंट कहां से लेते हैं? जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, वो अगर ये दो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते तो ये दो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन चूंकि उसने रोका नहीं, हम इन सब को क्या करें? कैरी फॉरवर्ड करें तो भी कोई मसला नहीं। कैरी फॉरवर्ड हो के भी दोनों, पांचों के पांचों या चारों के चारों कंजूस, किसी दूसरे को ऑफर नहीं करते। इन जब ये आपस में ऑफर नहीं करते तो किसी पाकिस्तान सोर्स के साथ एडजस्ट हो सकते, ना करंट ईयर में ना कैरी फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान सोर्स इनकम जो 3 सखी हैं, कौन से वाली? ये किसी फॉरेन सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये टोटल बातें हैं फॉरेन सोर्स, बस, ठीक है। अच्छा, फॉरेन सोर्स इधर नहीं एडजस्ट करा सकते, ये वाले 3 जो वो इनके साथ भी एडजस्ट हो सके। एक दो क्वेश्चन भी हमने देखे आए हो। चले आगे चलते, अब है जना फॉरेन सोर्स सिक्योरिटी 3 साल तक, ठीक है। और फॉरेन सोर्स सिक्योरिटी का एक और कानून लगता है, लेकिन आप इधर ही रहे, ठीक है। पूरा होता मसला क्या है? मसला क्या है, सीफैप के आप पोजीशन पूछ लेते हैं, वो पढ़ाएं तो काम लंबा हो जाता है, ठीक है, और ना पढ़ाएं तो यानी आपसे वो पूछेगा ही नहीं, फॉरेन सोर्स सिक्योरिटी नहीं पूछेगा। इसी सिक्योरिटी की डेफिनेशन कर ले, बड़ी बात है, ठीक है। जब फॉरेन सोर्स सिक्योरिटी तो बड़ी दूर की बात है। चले आ जाए, इसलिए मैं कहता हूं आप जैसे कर ले दोनों ठीक होंगे।
हालांकि होता नहीं है ऐसा, हम सारा दिन यही काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी फर्म है, दो काम सारी जिंदगी किए हैं, टैक्स किया है और ऑडिट किया है, और यही पढ़ाए हैं, और फर्म में भी यही है। ठीक है, जो है अभी एक चलेंगे, लंबी बात है, ठीक है। ओ जी, हाँ जी। ऑफिस ओपन किया है दुबई में और शारजा में, ठीक है। तो उधर भी जाके क्या करूंगा, टैक्स और ऑडिट ही करेंगे, और क्या, और कोई काम नहीं आता मुझे। क्या नहीं, ये तो अब शारजा और दुबई वालों को देनी है, तेरा मुंह है। खैर वापस आ जाए, आफ्टर दिस छोटी सी बेइज्जती, खैर वापस आ। नहीं, नहीं, मुंह के मुताबिक बात कर। अच्छा, पत्तों की बात कर तू। अच्छा, खैर वापस आ। लें जी, लें जी। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मेन दो तरह के हैं, एक है डोनेशन पे, एक है पेंशन पे। डोनेशन में कंट्रीब्यूट करें या पेंशन में कंट्रीब्यूट करें, आपको आपको जो है क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। यहां तक क्लियर। डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को देनी। अप्रूव्ड क्या है, कोई गवर्नमेंट का बोर्ड है एजुकेशन, कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एंड सो ऑन। आप प्राइवेट को नहीं दे सकते। प्राइवेट को अगर देना है तो वो 13 शेड्यूल में आने चाहिए। 13 शेड्यूल में लिस्ट है जिनके सब भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट है, या वो कम से कम 100C का सर्टिफिकेट ले। 100C का सर्टिफिकेट क्या, कोई कहता है मैं जी रजिस्टर्ड करवा लिया अपने को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं नहीं, पहले हमारे पास आए, चीजों को चेक करें, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसको कहते हैं 100C। उनको आप डोनेशन दे, यूजुअली वो जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ इतना कह देता है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आपने क्या दिया, डोनेशन दिया, और अगर चुप रहे तो भी अप्रूव्ड को दिया। लेकिन अगर वो कहे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को ज़कात दी है, नहीं, नहीं दे सकते, वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं। एक तो ज़कात टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, ठीक है, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता बल्कि डिडक्टेबल। ये क्लियर हो गया। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फार्मूला होगा A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। यहां भी A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। A है टैक्स लाइबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, यहां भी A नॉर्मल टैक्स, B क्या है, टैक्सेबल इनकम, और यहां भी B क्या है, टैक्सेबल। C में है डिफरेंस, इधर है लोअर ऑफ जो है AOP और कंपनी के लिए अलग अलग। अगर AOP कंपनी है तो 30%, और अगर सॉरी AOP या इंडिविजुअल है तो 30%, और कंपनी है तो 20%। इसमें चूंकि पेंशन अपनी का बंदोबस्त करता है इंडिविजुअल, लिहाजा इसमें AOP नहीं है, तो फिर C होगा लोअर ऑफ, ठीक है। अच्छा, A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई, C होगा जितनी आपने एक्चुअल अमाउंट दी है, और कौन से वाले, लोअर ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20% ऑफ टैक्सेबल। ये क्लियर है। अगर AOP है या इंडिविजुअल है तो 30%, कंपनी है, ओके, यहां तक समझ आ। इसमें जो C है वो एक्चुअल जितनी आपने कंट्रीब्यूशन की है, और 20% किसका, टैक्सेबल इनकम का, क्योंकि इसमें ना इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है या ना कंपनी। यहां तक क्लियर है। इससे आगे चलते हैं। अगर आप किसी एसोसिएट को डेफिनेशन वो डोनेशन दे रहे हैं, फिर ये रेट हाफ हो जाए, 30% की बजाय, ठीक है, और 20% की बजाय 10% कंपनी के लिए। क्लियर हो गया। अब ये इस पे बात करना, ये तो अप्रूव्ड को देते हैं, ये क्या बना, ये है वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स। ये क्या कहते हैं, अपनी पेंशन का खुद बंदोबस्त करो। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पेंशन देती है, आम लोगों को पेंशन जॉब से नहीं मिलती, या बिजनेस वाला है, बिजनेस जब ना करने जोगा रहा, दुकान बंद हो गई, तो वो गवर्नमेंट के मत्थे लगेगा, गवर्नमेंट को कहेगा मुझे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दो, मुझे किसी ओल्ड एज होम में रखो, कोई जो है एहसास राशन प्रोग्राम से वो, तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई अपना बंदोबस्त खुद करो। तो वो अपनी पैसे कुछ बचाता है, और वॉलंटरी पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय SCCP। इन पेंशन स्कीम को कौन अप्रूव करवाता है, अच्छा ये कर ले, ये इसमें काफी सारी चेंजेस आने वाली, तो पास कर ले, अप्रूव्ड बाय SCCP। SCCP से अप्रूव्ड हो, जो स्कीम उसमें जमा कराए वो HBL के पास है, जिसके पास है, बस वो स्कीम क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए, किससे, SCCP।
उसमें आप पैसे जमा कराएं, जितने पैसे जमा कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, हम आपका लेंगे 20%, ठीक है, किसका, टैक्सेबल इनकम का, उसको a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c की जगह उसको रख के हम आपको क्या दे देंगे, टैक्स क्रेडिट दे देंगे। यहां तक क्लियर है? तो इसमें कोई ऐसी वो हाफ वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पुरानी जो स्कीम वाले हैं वो नई स्कीम में आ जाएंगे, तो वो इतना हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। नेक्स्ट कौन से वाला? जी जी बोले। ए जी जी जी, वो हम कल फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ ही बता दूंगा कि ए चेंज होता रहता है, वो मैं उसके साथ बता दूंगा। हमने कल फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ना। ले जी, उसके बाद है एजुकेशनल एक्सपेंस। एजुकेशनल एक्सपेंस, ठीक है, अगर कोई बंदा, ठीक है, एजुकेशनल एक्सपेंस की बजाय ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ले जी, कौन से वाला? नहीं नहीं नहीं, वो और था, ये और है। अच्छा, ये बस नहीं, ये मैं बता दूं, ये जरा बिठाइएगा। 100%। भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने, कहता 4 रोटियां। इसकी बात खाने पीने पे जाती, खैर वापस आते। ले जी, 100% क्रेडिट की मिलेगा एक वो बंदा जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट किस में हो, सिंध। दूसरी बात, तीसरी वो सप्लाई कर रहा हो। 3 बातें हो जाए, उसको 100% क्रेडिट मिलेगा। साथ में उन्होंने 4 काम और कर दिए, 3 काम। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है? आपने अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कब फाइल करनी है? जब आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। विदहोल्डिंग एजेंट कौन कब बनते हैं हमारे सिलेबस में नहीं, कंपनी हर एक विदहोल्डिंग एजेंट है। एओपी और इंडिविजुअल 100 मिलियन से ज्यादा आपका टर्नओवर विदहोल्डिंग एजेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। खैर वापस आते हैं। 3 शर्तें, पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, ये 3 शर्तें पूरी हैं तो 100% क्रेडिट मिलेगा। किसको? पहला, जो कोल माइनिंग कर रहा है और सप्लाई कर, पहला। दूसरा, स्टार्टअप कहते हैं नया बिजनेस, और वो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में, ठीक है। तो उसको जिस साल वो शुरू होगा उस साल और अगले 2 साल, इनको अनलिमिटेड टाइम तक, और इसको उस यानी 3 साल तक मिलेगा। इनको कितने तक? 3 साल तक। लेकिन इन दोनों ने ये शर्तें पूरी करनी है। नंबर 1, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। नंबर 2, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। नंबर 3, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? अगर विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है वैसे बता रहा हूं। कंपनी, हर कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी अगर 100 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर की डेफिनेशन टर्नओवर टैक्स में हम पढ़ लेंगे। ले जी, यहीं पे हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।